हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और इस वीडियो में हम देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। आज तारीख है 25 जुलाई 2020 और पूरा जानने के लिए आप वीडियो को स्किप नहीं करें और पूरा देखें ताकि जो फैक्ट्स हों वो आपको समझ में आ जाए। और इसमें बहुत सारे फैक्ट्स के साथ साथ बहुत सारे तथ्यों को भी अलग से जोड़ा गया है आंसर की के साथ, और 10 क्वेश्चंस भी हैं जिससे कि आपको आगे भी फ़ायदा मिलेगा और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, आप जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक से। डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक दिया गया है, सॉरी, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और 2 बार 3 बार रिवीजन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जो कि है ऑनलाइन स्टडी, तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और इतना ही नहीं, बेल आइकन को भी दबाएं, शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आप हमारे इस चैनल से, हमारे इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं और आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है, और अगर आप कुछ राय देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स करें। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आइए देखते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या होता है? एक तरह से दुश्मनों का कोई टैंक हो, कोई हथियार लेकर आ रहा हो जैसे कि सामने वाले दुश्मन का, तो उसके टैंक को उड़ाने के लिए एक मिसाइल छोड़ा जाता है जिसे गाइड किया जा सकता है। अगर दुश्मन इधर उधर भाग भी रहा हो तो भी उसे टारगेट करके उड़ाया जा सकता है। इसे कहते हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और भारत ने एक नए प्रकार का, बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी का जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? ठीक है, शेषनाग, ध्रुवास्त्र, विदर्भ या प्राण। इसका सही जवाब है दोस्तों, ध्रुवास्त्र नाम का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च किया है। ये है वो मिसाइल। ठीक है, ये एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवास्त्र है। इसके बारे में जानते हैं। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने भारत को स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया है। इसकी दो खास बातें हैं। एक तो क्या है, यह स्वदेशी है, ठीक है, और डीआरडीओ ने ही इसे बनाया है और इसका सफल परीक्षण भी हो गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित हेलीकॉप्टर टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च एनटीएटीजीएम दुनिया के सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है। ठीक है, सबसे उन्नत का है ये। ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में परीक्षण रेंज में किया गया। इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को बनाने का मुख्य लक्ष्य दुश्मनों के बंकरों, बख्तरबंद वाहनों और युद्धक टैंकों को तबाह करना है। ठीक है, ध्रुवास्त्र नाम है इसका, जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। अगला प्रश्न है, किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? इधर एक दो दिन पहले मैंने वीडियो में बताया था कि एसबीआई कार्ड का नया एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। ये है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। आप सब ने जनरल इंश्योरेंस के बारे में सुना ही होगा। ये वैसी कंपनियां हैं जो हमारे इंश्योरेंस कराती है, जैसे कि मोटरसाइकिल का कराते हैं। तो इसी प्रकार ये क्या है, जनरल इंश्योरेंस है। आप अपना इंश्योरेंस या किसी भी व्यक्ति का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो एसबीआई का है, ये 2009 में स्थापित हुआ था। और इसके नए एमडी और सीईओ जो है किसे नियुक्त किया गया है? सुफेर रामसागर, आरके जोशी, वी प्रकाश नाइक या पीसी कांडपाल। इसका सही जवाब है पीसी कांडपाल। कांडपाल को एसबीआई का जनरल इंश्योरेंस कंपनी का जो है एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ये हैं पीसी कांडपाल। इनका पूरा नाम है प्रकाश चंद्र कांडपाल। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रकाश चंद्र कांडपाल को नियुक्त किया गया है।
इनको एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के वर्तमान प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूषण महापात्रा के जगह पर नियुक्त किया गया है। पीसी कांडपाल वर्तमान में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के डिप्टी सीईओ पद पर सेवारत है। ये अभी डिप्टी सीईओ हैं और अब ये बन जाएंगे एमडी और सीईओ, और उन्हें एसबीआई म्यूचुअल फंड के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी चुना गया है। तो इन्हें दो कार्यभार सौंपा गया है, एक तो म्यूचुअल के लिए और दूसरा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक 2020 का दर्जा हासिल किया है? विच कंट्री अचीव्ड ऑब्जर्वर 2020 स्टेटस इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? पूरा विश्व जो है एक व्यापार वाणिज्य में एक दूसरे से बंधा हुआ है। ठीक है, इसे ही कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो क्या काम करता है, सभी देशों के बीच जो है व्यापार वाणिज्य को जोड़ करके रखता है ताकि दुनिया भर में एक दूसरे देशों से व्यापार हो सके और लोगों को मुनाफा हो सके और सभी देश एक दूसरे से जुड़े रहें व्यापार के माध्यम से। तो किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक 2020 का दर्जा हासिल किया है? वियतनाम, तुर्कमेनिस्तान, ईरान या पाकिस्तान? इसका सही जवाब है तुर्कमेनिस्तान को जो है व्यापार पर्यवेक्षक 2020 का दर्जा हासिल हुआ है। विश्व व्यापार संगठन में विश्व के जितने भी देश हैं जिनके जिनके बीच व्यापार होता है उनका एक संगठन है। में पर्यवेक्षक 2020 का दर्जा हासिल करने वाला देश तुर्कमेनिस्तान बना। इसके साथ ही तुर्कमेनिस्तान व्यापार निकाय के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने वाला अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन गया। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य और अफगानिस्तान के बाद अब तुर्कमेनिस्तान चौथा देश बना है जो कि विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ है। जबकि उज्बेकिस्तान 1994 के बाद से विश्व व्यापार संगठन में आने के लिए प्रयास कर रहा है। इसकी राजधानी कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है। जनसंख्या कितनी है? 58.5 लाख 2018 के अनुसार। और इसकी जो मुद्रा है वो है तुर्कमेनिस्तान मेनाट। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान का मुद्रा क्या है? तुर्कमेनिस्तान मेनाट। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? गुरबंगुल बार्दिमुहामेदोव। गुरबंगुल बार्दिमुहामेदोव हैं वहाँ के राष्ट्रपति। आधिकारिक भाषा है तुर्कमेन। आधिकारिक भाषा है तुर्कमेन। आइए अगले प्रश्न की ओर। चीन ने किस ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र अभियान तायानवेन एक लॉन्च किया है? तायानवेन एक लॉन्च किया है किस ग्रह पर? मंगल ग्रह पर, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह या नेपच्यून ग्रह? तो मंगल ग्रह पर उन्होंने अपना लॉन्च किया है। ठीक है, मंगल ग्रह पर चीन ने अपना लॉन्च किया है अभियान और उसका नाम है तायानवेन 1। चीन में मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तायानवेन एक सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चीन ने तायानवेन लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की मदद से इस मिशन को लॉन्च किया। चीन ने उष्णकटिबंधीय हेनान प्रांत में वेनचांग स्पेशल लॉन्च साइट से इस अंतरिक्ष यान को छोड़ा है। इसमें एक संयुक्त ऑर्बिटल लैंडर और रोवर है जिसका नाम मार्टियन पर्यावरण का पता लगाना और जीवन के संकेत पृथ्वी तक पहुंचाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय अभिनेता ने गरीब लोगों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? किस भारतीय अभिनेता ने गरीब लोगों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप
लॉन्च किया है। आप सब जानते हैं प्रवासी क्या रोजगार के लिए क्या होता है। जब कोई मजदूर अपने घर से या अपने क्षेत्र से किसी अन्य क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्र में, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक देश से दूसरे देश जब जाते हैं काम की तलाश में, तो उन्हें प्रवासी मजदूर या प्रवासी व्यक्ति कहते हैं। ठीक है। तो हाल ही में एक अभिनेता है जिन्होंने काफ़ी मदद की है लोगों की, क्योंकि कोविड-19 के कारण काफ़ी ज़्यादा मजदूर जो है अपने घर को आए और वो अब अपने घरों के ही आसपास क्षेत्रों में काम ढूंढ रहे हैं। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और किस जो है एक्टर ने यह एप्लीकेशन लॉन्च किया है? अनुपम खेर, परेश रावल या ऋतिक रोशन या सोनू सूद? तो इसका सही जवाब है सोनू सूद। काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं। आप लोग ने सुना ही होगा कि मजदूरों को महाराष्ट्र से अपने घर भेजने में काफ़ी मदद की है इन्होंने। तो इन्होंने ही जो है एक रोजगार, प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है, और ताकि इसमें से जो है लोग अपना नाम रजिस्टर कर सकें और कंपनियां भी रजिस्टर होती हैं। और एक तरफ कंपनी और लेबर, एक तरह से आप समझिए कि दोनों के बीच में जो है मध्यस्थता का काम करता है। ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। अगर आप कंपनी हैं तो आपको लेबर यहाँ पर मिल जाएंगे, अगर आप लेबर हैं तो आपको कंपनी मिल जाएगी जहाँ पर कि आप काम मिल सके। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वास्थ्य देखभाल, इंजीनियरिंग, बीपीओ, सुरक्षा, ऑटोमोबाइल, ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक सेंटर से जुड़ी 500 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां हैं जो कि नौकरियां के अवसर प्रदान करती हैं। ठीक है। कोविड-19 महामारी के बीच प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने में उनकी मदद के लिए सामने आए अभिनेता सोनू सूद राष्ट्रीय सुर्खियों में भी रहे थे। किसे रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ में उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रेलवे का पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूनियन है जिसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज कहते हैं। पूरी दुनिया में सभी देशों के रेलवे के बीच में ये संघ है। ठीक है, जिसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज कहते हैं। उनका नया उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? सुभाष मिश्रा, जयप्रकाश पाठक, अरुण कुमार या विकास जायसवाल? इसका सही जवाब है अरुण कुमार को जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज का उपाध्यक्ष चुना गया है। सॉरी, आप जानते हैं यूआईसी इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज। इसका गठन हुआ था 17 अक्टूबर 1922 को। उद्देश्य क्या है? विश्व स्तर पर रेल परिवहन को बढ़ावा देना, गतिशीलता और सतत विकास की चुनौतियों का सामना करना, यही इनका उद्देश्य है। मुख्यालय कहाँ है यूआईसी का? पेरिस, फ्रांस में है। इसकी सदस्यता कितने देशों की है? 194। अध्यक्ष कौन है? जियान लुइगी कैस्टेली। ये एफएस इटालियन के हैं। एफएस इटालियन क्या है? जैसे हमारे रेलवे का नाम है इंडियन रेलवे, वैसे इटली के रेलवे का नाम है एफएस इटालियन। ठीक है, वहीं के हैं जियान लुइगी कैस्टेली जो कि अध्यक्ष हैं। ठीक है। अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अली इसान उइगुन। अली इसान उइगुन। और इसके महानिदेशक कौन है यूआईसी के? फ्रांसवा डेविने। फ्रांसवा डेविने। यूआईसी महासभा ने अरुण कुमार को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे को यूनियन इंटरनेशनल डेस्क कमीशन भी कहा जाता है। यह चूँकि फ्रांस में, इसलिए एक फ्रांसीसी लैंग्वेज है। ठीक है, फ्रांसीसी शब्द है, इसलिए हम लोग उनका उच्चारण नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम फ्रेंच नहीं जानते हैं। श्री अरुण कुमार जो हैं 1985 बैच के भारतीय पुलिस अधिकारी हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं 1985 बैच के, जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। यूआईसी का मुख्यालय इस वर्ष 1922 में 51 देशों के साथ इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके 194 देश सदस्य हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किसे ब्रिक्स सीसीआई के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन
अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू ब्रिक्स CCI? विपिन राव, सौरभ सुशांक, विनोद अय्यर या साहिल सेठ? साहिल सेठ को जो है ब्रिक्स CCI का एडवाइज़र सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स CCI मूल संगठन है जो ब्रिक्स राष्ट्रों में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है। मानद सलाहकार समिति का मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स देशों के अध्ययों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में खुद को व्यवस्थित करना है, जिसके लिए 3 साल तक समिति का नेतृत्व किया गया है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संचालन समिति के मानक सलाहकार के रूप में साहिल सेठ को नियुक्त किया गया। ठीक है, वर्तमान में साहिल सेठ मुंबई सीमा शुल्क उच्चायुक्त, साहिल सेठ वर्तमान में कहाँ पर है? मुंबई सीमा शुल्क उच्चायुक्त के पद पर कार्यरत हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी, जिसमें दुनिया के 5 प्रमुख देश शामिल हैं, जैसे कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसलिए इनका नाम रखा गया है ब्रिक्स। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। ठीक है, और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देना। पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया? कौशल विकास के लिए, लोगों में जो एक कौशल है हुनर के लिए, उनके हुनर के विकास के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है? ठीक है, IIT हैदराबाद, IIT उत्तराखंड, IIT रोपड़, IIT दिल्ली। अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो आप देख सकते हैं कि रोपड़ पंजाब में है, एक डिस्ट्रिक्ट है, और वहीं पर है IIT रोपड़। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि IIT रोपड़ के साथ समझौता किया गया। हैदराबाद कहाँ है? साउथ में। उत्तराखंड कहाँ है? पंजाब के बगल उत्तराखंड में है। IIT दिल्ली दूर है, तो नज़दीक में IIT रोपड़ है। तो आप इसका तुक्का लगा के भी जवाब ढूंढ सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने पंजाब राज्य में कौशल विकास के क्षेत्र में समझौते के लिए MOU मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किया है। एक एग्रीमेंट हुआ है पंजाब स्टेट गवर्नमेंट और IIT रोपड़ के बीच में। IIT रोपड़ में पंजाब राज्य के 5 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज और 10 सरकारी ITI के कौशल विकास के लिए यह समझौता किया है, जिसमें पंजाब राज्य के तकनीकी शिक्षा विभाग, गुरुदासपुर और फिरोजपुर राज्य के श्री गुरु गोविंद सिंह कौशल चामकौर इंजीनियरिंग संस्थान शामिल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। बजाज फाइनेंस चेयरमैन पद से किसने इस्तीफा दिया? बजाज फाइनेंस कंपनी है जो कि फाइनेंस करती है, लोन वगैरह देती है। आप कभी मोबाइल शॉप पर गए होंगे तो आपने देखा होगा फाइनसर्व, बजाज फाइनेंस, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो लोन देती हैं। तो उसमें से वहाँ के कौन से चेयरमैन हैं जिसने इस्तीफा दे दिया है? राहुल बजाज, विकास नारायण, प्रशांत शुक्ला, जितेंद्र बजाज। तो इसका जवाब है राहुल बजाज ने चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। यह है राहुल बजाज। आइए इनके बारे में जानते हैं। बिजनेस टाइकून राहुल बजाज, बिजनेस टाइकून, बहुत बड़े दिग्गज बिजनेसमैन है राहुल बजाज, ने गत 30 जुलाई को बजाज फाइनेंस लिमिटेड के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। इनका जन्म 10 जून 1938 को, आयु 82 वर्ष, और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बिजनेस टाइकून राहुल बजाज को कौन सा पुरस्कार मिला इन्हें? पद्म भूषण। ठीक है, जो तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। संजीव बजाज बजाज फाइनेंस लिमिटेड के वर्तमान चेयरमैन राहुल बजाज की जगह लेंगे। कौन लेंगे? संजीव बजाज लेंगे। इसके साथ ही कंपनी के उपाध्यक्ष संजीव बजाज की नियुक्ति को गैर
कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में 1 अगस्त से लागू किया जाएगा। संजीव बजाज वर्तमान में बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट के प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है, ये सारे फैमिली मेंबर्स ही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है, आप इसे याद रखें और ये पूछा जाएगा ही जाएगा। किसे विदेश मंत्रालय में अगले सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो है अगला सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, सुश्री विजय ठाकुर, रीवा गांगुली दास, नीरज अचोत्रे, गजेंद्र सिंह मान। तो इसका सही जवाब है रीवा गांगुली दास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में इनको अगले सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इनके बारे में जानते हैं, कौन है ये। भारत के विदेश मंत्रालय में अगले सचिव के रूप में रीवा गांगुली दास को नियुक्त किया गया। रीवा गांगुली दास वर्तमान में भारत की तरफ से बांग्लादेश के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत है। बांग्लादेश के उच्चायुक्त का क्या अर्थ हुआ? हमारे जो देश हैं सभी देशों में जो है हमारे राजदूत रहते हैं, तो ये अभी बांग्लादेश में राजदूत हैं, उच्चायुक्त हैं और वहीं पर अभी कार्यरत हैं। और इन्हें जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो है मुख्य सचिव बनाया जा रहा है अगला। ठीक है, और ये हैं कौन? रीवा गांगुली दास 1986 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, IFS हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस हैं। ठीक है, 1986 बैच के रीवा गांगुली दास वर्तमान में भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव सुश्री विजय ठाकुर सिंह का स्थान लेंगे। अभी भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव कौन है? सुश्री विजय ठाकुर सिंह अभी हैं और इसके बाद आएंगी रीवा गांगुली दास, जो कौन है? 1986 बैच के IFS अधिकारी हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपने हमारे वीडियो से कुछ सीखा है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।